हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन में चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक में कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आपको बच्चों रिवीजन करना है यहां से, तो बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट। देखिए, एनिलीन की क्रिया मैं आपसे बोल दूं कि एसिटिल क्लोराइड से कराओ। तो देखिए, एनिलीन का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपका बेंजीन रिंग है और इसमें आप यदि NH2 जोड़ दो तो ये आपका कहला जाता है एनिलीन। इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl है। ठीक है। अब बच्चों ये यहां पर क्रिया करके क्या बनाएगा, देखिए यहां पे क्लोरीन है, समझ में आ रहा है, और क्लोरीन एक H को निकाल देगा। क्लोरीन एक H को निकाल करके HCl बाहर हो जाएगा, मतलब -HCl बाहर हो गया। अब बच्चों ये जुड़ेगा तो इससे हमारे पास N ही है, H हो गया, COCH3 ये बना लिया। ठीक है, एस्टिनालाइड बनाता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सिंपल रिएक्शन है। ऐसे रिएक्शन यदि पूछे तो आसानी से आप कर सकते हो। जैसे दूसरा जो अभिक्रिया है यही एनिलीन से, एनिलीन आपके पास है, इसकी क्रिया HCl तथा NaNO2 इससे क्रिया कराओ। बहुत ही सिंपल है। एनिलीन का सूत्र तो सबको पता है कि सर ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसमें यदि हम NH2 जोड़ दिए तो ये एनिलीन है। HCl के साथ योग कराए, ठीक है, किसके उपस्थिति में, NaNO2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। देखो भाई साहब, ये डायरेक्ट इससे योगात्मक यौगिक बनाता है। जैसे यहां से आपका NH2 है, HO, यहां पर भी HCl है, तो ये क्या बनाएगा जानते हैं, ये हमारा एक प्रकार से डाइजोनियम लवण बनाएगा। ठीक, तो ये डाइजोनियम लवण बनाने का फार्मूला है। तो डायरेक्ट बच्चों यहां से N लेगा तो ये जो आपका डाइजोनियम लवण, इसमें डायरेक्ट क्रिया नहीं करेगा, इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो ये आपका बनाएगा N2Cl। ये डाइजोनियम लवण बनाने का अभिक्रिया है। ठीक है, तो देख लो डाइजोनियम लवण कैसे बना सकते हैं हम। HCl और NaNO2 के मिश्रण से क्रिया कराएं तो ये हमारा डाइजोनियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद साटन बामन अपक्रिया कोई बताएगा। साटन बामन अपक्रिया में क्या होता है बच्चों, एनिलीन, एनिलीन C6H5NH2, ये हमारा एनिलीन है। इसके साथ हम बेंजोइल क्लोराइड का क्रिया कराते हैं, मतलब एरोमेटिक एमीन की बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो साटन बामन अपक्रिया कहलाता है। बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड बच्चों। बस सिंपल, कुछ भी नहीं, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, तो -HCl हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब -HCl बाहर हो गया। तो बचा क्या, यहाँ पे C6H5 बचा, C6H5 बचा बच्चों। यहाँ पे आपका एक H निकल गया, लेकिन एक H तो बचा NH, और यहाँ पर क्या बचा, COC6H5। सिंपल है, तो ये बन गया एन फेनिल बेंजामाइड है, इसका नाम है एन फेनिल बेंजामाइड, मतलब N के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपका साटन बामन अपक्रिया। साटन बामन अपक्रिया की एरोमेटिक एमीन पर हम बेंजोइल क्लोराइड का क्रिया कराते हैं, तो साटन बामन अपक्रिया कहलाता है। इसके बाद बेंजीन से एनिलीन बनाओ। बेंजीन हमारा ये बच्चों बेंजीन है, ठीक है, तो पहले इसका हम नाइट्रीकरण कराते हैं। ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पर H जुड़ा रहता है, तो डायरेक्ट बेंजीन है, कुछ नहीं जोड़ते हैं। इसका नाइट्रीकरण कराते हैं। नाइट्रीकरण में आप सबको पता है कि सांद्र आप HNO3 लेते हैं, HNO3 लेते हैं बच्चों, और सांद्र H2SO4। ठीक है, तो ये जब नाइट्रीकरण होता है H2SO4, ठीक, H2SO4, तो यहाँ पे नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, ये नाइट्रो समूह है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन इसका नाम होता है। ठीक, इसका फिर हम क्या करते हैं बच्चों, अपचयन कराते हैं, अपचयन कराते हैं। जब अपचयन कराते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है एनिलीन में। किसमें बच्चों, एनिलीन में। ऑक्सीजन हट जाता है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो ये बना लिया एनिलीन। क्या बना लिया, एनिलीन। ये क्या था बच्चों, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, तो बेंजीन से यदि एनिलीन बनाने को आ गया तो ये अपक्रिया लिख देना। थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे साटन बामन अपक्रिया आपने देखा ना, और आपके परीक्षा बोर्ड में देखिए कितना कठिन दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, जबकि वही चीज है। ये आपका था एरोमेटिक एमीन, बेंजोइल क्लोराइड की क्रिया करा दी आपने, सीधा वही चीज है कि HCl अलग हो गया, NH, बाकी COC6H5 बचा, वही चीज यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन देखने में कितना कठिन लग रहा है, देखने में कितना कठिन लग रहा है, वास्तविक रूप से कठिन जैसा दिख रहा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक सिंपल है, एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, एथिलेमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। वैसे आप सबको पता होगा, जैसे जैसे
एल्किल ग्रुप जुड़ता जाएगा उसकी क्षारकता उतना ही अधिक होती जाएगी। जैसे सबसे जो आपका अमोनिया है वो कम है, फिर प्राथमिक एमीन अधिक होगा, फिर द्वितीयक एमीन और अधिक होगा, तृतीयक एमीन अधिक होगा। इसका आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि एथिल समूह के प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपलब्धता बढ़ जाती है। मेन कारण आपको ये तैयार रखना है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कि एथिल एमीन में प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाता है और वे प्रोटॉन को अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय है। इतना भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि अब सुपरफास्ट रिवीजन में भी याद कहां से याद होता, पता चला भूल जाए। तो आप लोग इसके बाद भी द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन भी आता बच्चों, तो याद ये रखना है आपको कि भाई साहब जो हमारा एल्किल ग्रुप है, यानी जो आपका एल्किल ग्रुप है वो प्लस आई प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है, जिस कारण नाइट्रोजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ती है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या बढ़ने के कारण क्या करता है, वो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। जो शीघ्रता से प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय होता है। तो ये कारण है जिसे आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद मेंडियस अभिक्रिया देखिए। जो मेंडियस अभिक्रिया है वो आपका एमीन बनाने का विधि है। इसको हम एल्किल साइनाइड से बनाते हैं। जैसे एल्किल साइनाइड का फार्मूला होता है RCN, ठीक है। इसमें आप चयन कराते हैं बच्चों, क्या कराते हैं, अपचयन। जब आप चयन कराते हैं, जैसे आप लोग कहो कि कोई उत्प्रेरक है, जैसे सोडियम है एल्कोहली माध्यम में, AlC एल्कोहली माध्यम में आप चयन कराते हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हम ले लेंगे जितना चाहिए। तो हाइड्रोजन जब लेंगे तो ये क्या बनाएगा, देखिएगा R हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये जो C है इसके साथ 2 कार्बन और जुड़ गया और आपका दो हाइड्रोजन और जुड़ गया और NH2, ये आपका एमीन बन गया। जैसे कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3CN, तो क्या बनाएगा, उत्प्रेरक सेम रहेगा, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और NH2 हो जाएगा। ये आप कहोगे मेंडियस अभिक्रिया। तो एल्किल साइनाइड का आप चयन कराते हैं, एल्किल साइनाइड का आप चयन सोडियम तथा एल्कोहली माध्यम में, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। क्या बनता है, प्राथमिक एमीन। यही आपका मेंडियस अभिक्रिया है। क्या बच्चों, हमने एल्किल साइनाइड लिया, एल्किल साइनाइड एल्कोहली माध्यम में अपचयन कराया तो प्राथमिक एमीन बना, तो ये हमारा क्या कहला गया, मेंडियस अभिक्रिया कहलाया। इसके बाद आपका स्मिट अभिक्रिया, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। स्मिट अभिक्रिया में क्या करते हैं अपन, ये एमीन बनाने का ही विधि है। एस्टिक अम्ल में हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं। ये आप लोग एस्टिक अम्ल में भी ये फार्मूला पढ़ते हैं बच्चों कि आपके पास एस्टिक अम्ल है CH3COOH, ठीक है, ये एस्टिक अम्ल है। इस पर हम हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं HN3, क्या HN3। अब बच्चों ये H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करते, बहुत ही सिंपल है। ये हमारा क्या बनाता है, हमारा एमीन बनाता है। जैसे आपका CH3 है ना बच्चों, तो ये CH3NH2 एमीन तो बना लिया। बोलोगे सर और कार्बन कहाँ गया, तो ये CO2 के रूप में बाहर हो जाता है और जो आपका N बचता है तो वो बाहर हो जाता है। ये स्मिट अभिक्रिया हमने आपको कराया है। ये क्या करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल होता है इसको हम क्लोरोफॉर्म में या बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में बेंजीन में डुबा करके, मतलब एक प्रकार से जब क्लोरोफॉर्म या बेंजीन में मिले हाइड्रोजोइक अम्ल, ये हाइड्रोजोइक अम्ल है, इसकी क्रिया हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कराते हैं। किसके उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है बच्चों। क्या बनता है, प्राथमिक एमीन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप CH3COH लिए है ना, ये हमारा था एस्टिक अम्ल, इसके जगह आप बेंजोइक अम्ल भी प्रयोग कर सकते हैं, बेंजोइक अम्ल भी प्रयोग कर सकते हैं। अब कभी कभी आ जाता है, इधर आधा दे देगा और आधा आपको पूर्ण करने के लिए आएगा, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे सर ये क्या आ गया, इसे तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। जैसे आप C6H5COOH आ गया और कह दिया कि आप क्रिया कराओ हाइड्रोजोइक अम्ल से, तो फिर आप लोग यहाँ पर H2SO4 भी दिया रहेगा, फिर आप क्रिया करा देना कि C6H5NH2 हो जाएगा, बाकी कार्बन जो है CO2 के रूप में बाहर हो जाएगा और N2 गैस जो है बाहर हो जाता है। यही हमारा कहला जाता है बच्चों क्या, एक प्रकार से स्मिट अभिक्रिया। एक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, मस्टर्ड आयल अभिक्रिया। मस्टर्ड आयल अभिक्रिया, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मस्टर्ड आयल से क्या बनता है, ठीक है, आइसोथायोसाइनेट बनता है, आइसोथायोसाइनेट। मस्टर्ड आयल में होता है क्या कि प्राथमिक एमीन लेते हैं, प्राथमिक एमीन जैसे CH3NH2 ले लिया, इसकी क्रिया हम पहले CH2 से कराते हैं, CH2 से। तो जब क्रिया करता है बच्चों, तो देखिए ये हमारे पास CH3 है, ठीक है, यहाँ पे आपका NH है, एक H हटेगा तभी कार्बन जुड़ सकता है, अन्यथा कार्बन नहीं जुड़ेगा। इसके पास 2 S हैं, तो एक S
और एक या Ca, बाकी एक H यहाँ कन्वर्ट हो गया। फिर इसकी क्रिया HgCl2 से कराते हैं, क्रमिक क्रिया होता है, पहले आपका CH2 से होता है फिर HgCl2 से होता है। तो ये बनाता बच्चों CH3NCS, H हट जाता है, CH3NCS, और क्या बनाएगा, जो आपका Hg है वो S को लेकर के HgS बना देता है, और जो बचेगा H यहाँ से तो 2HCl बना लेगा। ठीक है, 2HCl, क्योंकि 2H यहाँ से बचेगा ना। ये हमारा मस्टर्ड डायल अपक्रिया, मस्टर्ड डायल अपक्रिया। अब इसमें जो उत्पाद बनता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा गया है, ये जो उत्पाद बनता है ना बच्चों, ये उत्पाद बनता है NCS, इससे जो उत्पाद बनता है ये है मेथिल आइसोथायोसाइनेट, कई बार पूछा गया मेथिल आइसोथायोसाइनेट। तो ये उत्पाद बनता है, इससे आपको कई बार ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करें हिंसबर्ग परीक्षण की, हिंसबर्ग परीक्षण में किस प्रकार से होता है, ठीक है, हिंसबर्ग परीक्षण लोगों को कठिन लगता है। इसका सूत्र पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, C6H5SO2Cl, ये हमारा बच्चों बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका जो परीक्षण देता है, और परीक्षण का मतलब प्राथमिक एमीन, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को विभेद करता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि किसके माध्यम से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को विभेद कर सकते हैं, तो हिंसबर्ग परीक्षण के माध्यम से। ये जब प्राथमिक एमीन की बात करते हैं बच्चों, प्राथमिक एमीन जैसे आपका C6H5 है और आपका हो गया SO2Cl, ठीक है, प्राथमिक एमीन का पहचान क्या है, RNH2। ये जब क्रिया करता है तो सिंपल है, Cl जो है H को उठाकर ले जाता है, तो क्या बचेगा आपके पास C6H5SO2 बचा, और यहाँ पर Cl हट गया तो आपका यहाँ से RNH बचा, मतलब NH और R, बाकी HCl हो गया। तो ये आपका N एल्किल बेंजीन सल्फेनामाइड बनाता है, मतलब जो KOH में विलेय होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा KOH में विलेय होगा, तो ये पता चल गया कि भाई ये प्राथमिक एमीन है। ठीक, अब द्वितीयक में क्या करेगा, जैसे हमारा C6H5SO2Cl है, द्वितीयक एमीन में क्या होता है, 2 R जुड़ते हैं और NH हो जाता है, ये द्वितीयक एमीन है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, द्वितीयक एमीन में देखिएगा फिर से आपका H निकलेगा और Cl निकलेगा, तो HCl तो बाहर हो जाएगा, तो C6H5 आपका हो जाएगा SO2। ठीक है, यहाँ से आपका क्या बचेगा बच्चों, N और R2 और HCl हो गया। ये जो आपका KOH में अविलेय होता है, क्या होता है, अविलेय। तो ये पता चला कि प्राथमिक एमीन जो उत्पाद बनाया, तो यदि वो KOH में विलेय है तो पता चल गया भाई वो प्राथमिक एमीन है, और यदि KOH में अविलेय है तो आपका द्वितीयक एमीन है। और तृतीयक एमीन के लिए क्या होता बच्चों, ये कोई क्रिया ही नहीं देता है, मतलब C6H5SO2Cl और इसको हम तृतीयक एमीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कोई क्रिया नहीं देता। यदि कोई अवक्षेप नहीं मिला तो फिर ये पता चल गया कि तृतीयक एमीन है। इस प्रकार से हिंसबर्ग परीक्षण के माध्यम से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों का हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण मतलब थोड़ा सा पृथक कर सकते हैं। अब जैसे एक प्रश्न देखिए 2019 में आया था, एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि जो एथिलेमीन है, इसके पहले भी आपने देखा, तो जहां भी एल्किल ग्रुप है तो वो आपका क्या प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, और प्लस आई के कारण जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करता है। जैसे हमारा एथिलेमीन है, C2H5 है और NH2 है, ये क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब अधिकता होता है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, लेकिन वहीं पे जब एनिलीन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर चला जाता है, और जिसके कारण से अपेक्षाकृत कठिनाई से इलेक्ट्रॉन त्यागता है। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब प्रोटॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन त्यागना मतलब प्रोटॉन ग्रहण करना। जो जितना आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, जो जितना आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो उतना ही अधिक क्षारीय होगा। तो आपका ये एथिलेमीन है, ये प्लस आई प्रभाव के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विस्थापन करता है। लेकिन वहीं पे एनिलीन की बात करते हैं तो एनिलीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म अंदर की ओर आ जाता है, जिसके कारण से हम कह सकते हैं कि ये उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म कठिनाई से त्यागता है। सही है कि नहीं, जिस कारण से अपेक्षाकृत क्षारीय गुण थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए जरा, एनिलीन एथिलेमीन की अपेक्षा कम क्षारीय, क्यों, क्योंकि बेंजीन अनुनाद के कारण नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होकर के समस्त रिंग में विस्थापित हो जाता है। मतलब रिंग में ये जो अनुनादी संरचना दिया गया है
इस कारण यह इलेक्ट्रॉन युग्म एथिलएमीन के इलेक्ट्रॉन युग्म के अपेक्षा कठिनाई से त्यागा जाता है, जिससे एनिलीन का क्षारीय गुण अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम हो जाता है। मेन कारण यही है बच्चों, ठीक है, कि एनिलीन में जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो अनुनाद के कारण अंदर चला जाता है, जिसके कारण से यहाँ प्रोटॉन ग्रहण करना आसान नहीं होता। ठीक, ये मेन कारण है, तो इसे आप लोग जरूर तैयार कर लें। अब ये अभिक्रिया 2019 में पूछा गया था, इसमें बोला था आप चयन कराओ। तो अभी हमने इसके पहले एल्किल साइनाइड का आप चयन कराया था, तो क्या बना था, हमने कहा था कि H यहां भी जोड़ दो तो CH2 हो गया और NH2 हो गया। तो ये आपका प्राथमिक एमीन देता है बच्चों, फर्स्ट डिग्री एमीन देता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर अपचयन होगा मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बन क्या सकता है उत्पाद, तो हमको एमीन भी पता है कि NH2 बन सकता है। तो ये तरीका होता है बच्चों। जैसे ये भी 2019 में पूछा गया था, RNO2 है और यहाँ पर अपचयन कराएंगे, अपचयन जितना चाहिए, जैसे 6H यहाँ पे लिखा ही रहेगा अपचयन, यहाँ तक कि उत्प्रेरक भी लिखा रहता है। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे यहाँ पे तो ये R है और NH2 बन जाएगा, बढ़िया एमीन बन जाएगा। और बच्चों जो ऑक्सीजन है वो H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन इसीलिए दिया गया है कि 2 का गुणा कर दो, क्योंकि टोटल 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूना 4 और 4 2 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में फीड रखना पड़ेगा कि ये क्या बना सकता है। जैसे ये भी दिया था 2019 में, ठीक है, ये NH2 हो गया और भैया इस पे कहा कि Br2 और KOH का क्रिया करा दो, और ये भी बोल दिया 4 KOH है। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले तो आप इसका क्या बना दो, यहां से KBr, तो 2 KBr तो बाहर हो गया, ठीक है, यहां तक कहानी ठीक है। फिर आपका 2 K2 बचा है, तो K2 से कोई कार्बन के साथ क्रिया करके कोई यौगिक बन सकता है, हाँ, K2CO3 बनता है। और ये भी समझ में नहीं आए तो ये आपका RNH2 दिख ही रहा है, RNH2 ये आपका बन गया, ठीक है। और बाकी जो ऑक्सीजन है वो H2 के साथ, भाई यहां से टोटल ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ है, तो टोटल 5 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन तो बिक गया, तो 2 ऑक्सीजन 2H2O बना लेता है। तो ये क्रम थोड़ा सा आपको फैक्ट में तैयार रखना पड़ेगा। देखो विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे तो आप छोड़ नहीं सकते। जैसे ये जो प्रश्न है आप देखिए 2022 में पूछा गया था कि एमीन जल में विलय होते हैं क्यों होते हैं। एमीन जल में विलय होते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन परमाणु की ऋणात्मकता उच्च होती है। ये जल के अणुओं के साथ न्यूनाधिक मात्रा में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, अतः संगुणन क्रिया के फलस्वरूप एमीन के अणु जल के अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए एमीन जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। कारण पूछा गया था एमीन जल में क्यों विलय होते हैं, क्योंकि एमीन बच्चों जैसे यहाँ पर आपको बोला गया एमीन RNH2 ये ऋण विद्युतता ज्यादा है, इसके ऋण विद्युतता ज्यादा होने के कारण अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, ठीक है। कोई भी पदार्थ यदि जल में विलय है, इसके पीछे का रीजन ये है कि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, मतलब हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा। जैसे आपका जल है, जल में हाइड्रोजन तो ऑलरेडी रहता है, तो उसके साथ क्या बनाने की क्षमता रखता है, हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखता है। और जो हाइड्रोजन बंध बना सकता है बच्चों, तो आपका क्या बनाएगा, एक प्रकार से विलय होगा जल में। इसके अलावा भी बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन अभी एक छोटा सा वीडियो इसलिए लाया क्योंकि कुछ तो रिवीजन करा दूं, और आगे कहोगे तो और भी अगला लेक्चर ले आऊंगा बच्चों। कोशिश यही रहता है कि आपको समझाऊं कि किस प्रकार से तैयार करना है, तो थोड़ा सा माइंड में फीड करते रहे, बाकी रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन थोड़ा सा केमिस्ट्री में हो सकता है कठिन आ जाए, हो सकता है आपके अनुकूल आ जाए, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।